अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट है। आपको ध्यान रखना है राजघाट पे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। बात करें महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें स्थान पर, तो कहाँ पर हुआ था, आपका पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे, तो करमचंद गांधी, और माता क्या थी, तो आपकी काबा गांधी इनकी माता थी। काबा गांधी या आपके पिता काबा गांधी या आपके करमचंद गांधी थे। बात करें गांधी जी के शिष्य का नाम, तो आपका मीरा सेन जो थी गांधी जी की शिष्य थी। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आरपीएफ परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें भारत में आगमन, तो 9 जनवरी 2000 आपका 1915 को हुआ था। भारत में गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी आपका 1915 में हुआ था। 2021 एनटीपीसी, 2019 आरपीएफ और ग्रुप डी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड कब गए थे, 1888 में गए थे। प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला सत्याग्रह आग्रह कहाँ पर हुआ था, जो चंपारण में हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ आपके गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो भारत में महलों के शहर के रूप में, तो भारत में जो महलों के शहर के रूप में जाना जाता है वह आपका कौन सा शहर जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में महलों के शहर के रूप में जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कोलकाता शहर जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कोलकाता शहर, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने कोलकाता शहर को चुना है बिल्कुल सही चुना है, कोलकाता शहर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ आपके शहर और उनसे संबंधित उपनामों के बारे में और विश्व के कुछ उपनामों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर आपका अमृतसर शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। बात करें पोप का शहर, तो पोप का शहर जो कहा जाता है आपको रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक आपका आपका किसे कहा जाता है, आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी। गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। बात करें भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। विश्व का चीन का कटोरा, तो विश्व का जो चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। उगते सूर्य के देश की बात करें आपका जापान हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि आपकी फिनलैंड हो जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य आपका नॉर्वे होगा। और यूरोपीय खेलों का मैदान आपका जो कहा जाता है स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। सांपों का देश आपका ब्राजील हो जाता है। यूरोप का मरीज आपका तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। अंडों की टोकरी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पिरामिड का देश मिस्र हो जाता है। आपका भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाएगा। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति की सही समीकरण है। तो दूसरी समीकरण इसमें सही है, आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर जो होता है आपका बल गुणा दूरी होता है। बात करें बल की, तो बल जो होता है ma यानी आपका द्रव्यमान m, आपका त्वरण a। दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। आवेग के सूत्र की बात करें तो बल गुणा समय हो जाता है। आवृत्ति की बात करें तो कंपन बटे समय हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बात करें तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है बल बटे लंबाई होता है। आपका दाब प्रबलता की बात करें तो दाब बटे दूरी हो जाता है। और आपका दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन हो जाएगा। गुप्त ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो जाएगा। और कार्य
और ऊर्जा ई की बात करें तो बल गुणा विस्थापन आपका हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका आरपीएफ परीक्षा के साथ साथ टेक्नीशियन के लिए भी आपका 19 दिसंबर वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरंट रेखा जो विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और वह किस किस को विभाजित करती है उनके बारे में। ये है आपकी सिग्राफिट रेखा। सिग्राफिट रेखा आपसे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। किसे? सिग्राफिट रेखा जो करती है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। बात करें रैडक्लिफ रेखा की तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कर्जन रेखा पोलैंड और रूस को अलग करती है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्पल रेखा जो करती है इजराइल और सीरिया को अलग करती है। किसे? पर्पल रेखा इजराइल और सीरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आपका आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। 24वीं समांतर रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ग्रीन लाइन की बात करें इजराइल और मिस्र हो जाएगा। और 20वीं समांतर जो हो जाएगी आपकी लीबिया और सूडान, इसको अलग करती हैं। आपको ध्यान रखना है, लीबिया और सूडान आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो ली गई है आपका कनाडा से ली गई है। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें संसदीय सरकार, तो भारत में जो संसदीय सरकार ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। कानून का आपका शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया की बात करें ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता की बात करें ब्रिटेन से ली गई है। आपका कैबिनेट प्रणाली आपकी ब्रिटेन से ली है। आपकी विशेषाधिकार रिट आपकी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार आपकी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदन आपकी ब्रिटेन से ली गई है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस आपकी जो ली गई है, फ्रांस में जो लिया गया है प्रस्तावना में गणतंत्रता जो शब्द लिया गया है या आदर्श जो लिए गए हैं फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्र आदेश आपके जो लिए गए हैं ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं। बात करें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संवर्धित सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपके अमेरिका से लिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना नोट भी कर सकते हैं। कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है आपका, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आपका राम सेतु है वह आपका पाक जलडमरू पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सेलेक्टेड जवाब होगा। बात करें राम सेतु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राम सेतु भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मल्लार द्वीप के बीच स्थित है। जो राम सेतु है वह आपका भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राम सेतु आपका कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राम सेतु किसको अलग करता है? तो राम सेतु जो है मेरे प्यारे साथियों आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू माध्य को अलग करता है। किसे? जो आपका राम सेतु है आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को अलग करता है। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है आपकी 48 किलोमीटर कुल इसकी आपकी लंबाई है। 15वीं सदी पर यह पैदल चलने तक लायक था, यानी 15वीं सदी तक जो था इस पर आप पैदल चल सकते थे। बात करते हैं इसे दूसरे किसी नाम से जानते हैं, तो आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज अगर आपसे पूछा जाए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आदम ब्रिज, तो आदम ब्रिज भी आपका राम सेतु को ही कहते हैं। आधुनिक गणना के मुताबिक जो इसकी आपकी लंबाई है वह करीबन 1200 किलोमीटर जो है आपकी राम सेतु की आपकी लंबाई है। और रामायण के मुताबिक जो थी इसकी आपकी 100 योजन यानी तकरीबन 1400 किलोमीटर तक रामायण के अनुसार इसकी जो थी आपकी लंबाई थी। तो ये कुछ आपके राम सेतु से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो योजना शुरू की गई थी वह आपकी 1999 में शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में जहाँ से रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला योजना है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम योजना थी
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडियन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगली योजना है आपकी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 9 मई आपका 2015 को की गई थी। ये आपके लिए सिलेक्टेड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई आपका 2015। गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन आपकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। किसकी? गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी स्थापना आपकी 2017 में हुई थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदनम योजना की, तो आपकी 4 मई 2017 होगी। आपका स्टैंड अप इंडिया, बहुत ही ज़्यादा योजना पूछी गई थी, ये ट्रेंडिंग योजना थी आपकी। 5 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना की बात करें तो 26 मार्च 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है आपकी पीएम किसान योजना, 1 दिसंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट योजना दी गई हैं, हो सकता है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी सबसे संबंधित राज्य से के साथ सुमेलित है? तो कौन सी आपके राज्य के साथ सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी इसमें सुमेलित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। तो इसमें जो सुमेलित है वह है आपकी कौन सी? गोरो। गोरोगढ़ का जो संबंध है, गोरो जो आपकी नृत्य शैली है, इसका संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है, यानी इसमें सुमेलित कौन सी है? तो सी इसमें सुमेलित होगी, यानी सी विकल्प आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला आपका है केरल, तो केरल का आपके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? तो केरल का एक तो कथकली महत्वपूर्ण नृत्य है और एक आपका इंपॉर्टेंट मोहिनीअट्टम आपका महत्वपूर्ण नृत्य है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपका चरकुला नृत्य इंपॉर्टेंट है, कथकली और नौटंकी, आपके ये 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका गौरव और डंडा ये महत्वपूर्ण नृत्य हो जाएंगे। गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? तो गरबा आपका कहाँ का नृत्य है? गरबा आपका गुजरात का है। डांडिया की बात करें, डांडिया आपका गुजरात का है। रास की बात करें, रास आपका गुजरात का है। और टिप्पणी भी आपका गुजरात का है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बात करें धूमर नृत्य की, तो धूमर आपका राजस्थान का है। काले बेनियन की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। छारी की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है आपका लावड़ी नृत्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। तो तमाशा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कपिल शर्मा का करते हैं, आपका शो करते हैं, तो इस तरीके से आप तमाशा याद कर सकते हो। छालो की बात करें तो छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और तालो गोवा का है। वहीं पर मणिपुर की बात करें तो नूपा एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नूपा नृत्य ये कहाँ का है? तो ये आपका मणिपुर का है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो बात करें भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो मेरे प्यारे साथियों भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। 28 फरवरी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी के सभी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला है विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व टीबी दिवस की, तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च को बनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च आपका हो जाएगा। बात करें विश्व पोलियो दिवस, तो विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगला है विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस कब बनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है।
अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस आपका जो बनाया जाता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपसे आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे गए थे। पिछली बार ये दिवस जो थे बार बार रिपीट हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में फंस सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। तो आगे कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो क्वेश्चन पूछा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 21 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो हमने पहले भी वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल कराए थे और इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आए हैं। आपका आज जो शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 51 से शुरू होंगे। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना आपका आर्टिकल 51 में। बात करें आर्टिकल 51 के क्या में, तो मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 के क्या में दिए गए हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। और आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है। 63 की बात करें तो आपका भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की प्रक्रिया है। और 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपको दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। इससे पहले हमने कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल कराए थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये लगभग हमारे तीसरी सीरीज है आर्टिकल से रिलेटिव, और इससे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वे भी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ आप कवर नहीं कर सकते। धीरे धीरे 5 से 10 आप आर्टिकल याद करोगे तो आपको मैं सभी आर्टिकल याद करा दूंगा। बस आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देश और अगर हम राजधानी की बात करें तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है, ए विकल्प आपका सम्मिलित नहीं है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अगर आप भी कजाकिस्तान की राजधानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था यही क्वेश्चन वो है जिसका जवाब हम आपसे टेस्ट के रूप में जानना चाहते थे। आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संबंधित राजधानियों के बारे में। जैसा पहला है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी काबुल है। दूसरा है ओमान। ओमान की राजधानी भी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओमान की राजधानी क्या है? तो आपकी मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड होने वाली है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो आपकी सियोल है। कौन है? दक्षिण कोरिया की भी इंपॉर्टेंट राजधानी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सियोल है। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी क्या है? आपकी ताइपे है, सेलेक्टेड है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सभी राजधानी, क्योंकि बार बार रिपीट होती हैं। मलेशिया की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें श्रीलंका की तो जयवर्धनपुरम कोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है एनटीपीसी में मालदीव लगभग 3 से 4 शिफ्टों में मिली थी। तो ये जो आपकी मालदीव है और इसकी राजधानी क्या है? माले, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा होगी, ये भी आपके लिए सेलेक्टेड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजधानी थी जिनके बारे में मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पता होना चाहिए, आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट उनके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि उद्देश्य से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि की प्राथमिकता इसमें जो दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो कहा गया था आपका
उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी उद्योग क्षेत्र पर प्राथमिकता थी और प्रथम पर आपकी कृषि पर प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि और उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था दोनों उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना जो कहा गया था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था आपको पता होना चाहिए उद्देश्य था। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा या आत्मनिर्भरता को हटावा जो इसमें कहा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी की बात करें तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय के रोज में ही थी। आपकी सातवीं में जो थी रोजगार, उत्पादकता और आपका फूड प्रोडक्शन, ये सभी जो थी आपकी छठी पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या जो नियंत्रण था वह आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें प्रतिशत की विकास दर को, आपका इसमें जो था नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो था आपका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास जो था आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। वहीं पर 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता का विकास जो था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है उनका शासनकाल भी आपके सामने है, यानी आपका जो डेट है वे भी आपके सामने है और उनके उद्देश्य भी आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से, PDF तो आपको डाउनलोड करनी है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप पहले भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वरना अगला क्वेश्चन है आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत में प्रथम महिला के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करें प्रथम महिला राज्यपाल या उपसभापति कौन थी, तो वायलेट आपका हरी अल्वा थी। बात कर दें भारत की प्रथम महिला सांसद के बारे में, तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुवर्णिम, राधाबाई सुवर्णिम भारत की प्रथम महिला सांसद थी। बात करें प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बात करें 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला IPS, प्रथम महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी थी। और प्रथम महिला IAS कौन सी, तो अन्ना जॉर्ज थी। बात करें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की जो थी वे थी आपकी लीला सेठ और आपकी सुप्रीम कोर्ट की थी तो आपकी बीबी फातिमा थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी, तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी प्रथम महिला दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टिव टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, आपके 78% है, सभी को पता होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, आपकी 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको 21% है। आर्गन की बात करें आर्गन आपकी 9% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.4% है। इसके अतिरिक्त भी इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृतक थे, तो ये जो थे आपके कथक से थे, कथक आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के आपके शास्त्रीय नृत्य के भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का आपका कथक है, उत्तर प्रदेश भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का है। वहीं पर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका दोनों का ही शास्त्रीय नृत्य है, मगर अधिकांश जो मिलता है आंध्र प्रदेश आपको मिलता है। बात करें ओडिसी की, आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है।
मोहिनीअट्टम केरल का है और आपका शास्त्रीय कहाँ का है, ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो विश्व की अगर हम सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला था। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन शो होने वाला है, तो क्वेश्चन पर बने रहिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली आपकी लोकसभा अध्यक्ष, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत में, ध्यान से पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका लीला सेठ, और पांचवा ऑप्शन भी आपको दे देते हैं बिछेंद्री पाल। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार ऑप्शन फिर से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका राधाबाई शुवर्लियम, और पांचवा ऑप्शन है आपका बिछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 बार हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है।